सुखपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान अर्जुन अपनी पत्नी राधा, बूढ़ी माँ और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम नकुल और बेटी का नाम मीरा था। अर्जुन खेतों में मेहनत करके फसलें उगाता और उन्हें बेचकर घर चलाता था, लेकिन इस साल कम बारिश ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। फसलें खराब हो गईं और घर चलाना मुश्किल हो गया। राधा, तुम्हें पता है इस बार भी हमारी फसल बहुत कम हुई है, इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी मिला है ये थोड़ा आटा और नमक लाया हूँ। बस तुम रोटी और नमक की चटनी बना लो, हम वही खा लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह जल्दी खेत में जाकर देखूँ, शायद कोई और फसल अच्छी मिल जाए। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रह। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए है, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सबने मिलकर खाना खाया। अगले दिन अर्जुन जल्दी उठकर खेत में चला गया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ अच्छी फसलें मिल जाएंगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दूसरे किसान भी पहले से ही थे। तभी एक किसान करण उसके पास आया। अर्जुन भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, फसलें तो कम ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह खेती छोड़कर हमें कोई और काम देखना होगा। हाँ करण, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि हमें खेती के सिवा और कोई काम आता भी नहीं है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें कोई और काम सीखना पड़ेगा। करण वहां से चला गया और अर्जुन ने भी काम शुरू किया, पर उसे बहुत कम फसल मिली। निराश होकर वो बाजार गया और जो पैसे मिले उनसे दाल चावल खरीदकर घर लौटा। राधा, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए हैं। मीरा, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। राधा ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सबने खाना खाया। इसके बाद अर्जुन अपनी माँ के पास गया। माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। अर्जुन अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा और माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन घर आया तो राधा ने उसे बताया। अजी सुनते हैं, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। राधा, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी, आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली सुमित्रा दीदी से 300 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये रहे 300 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। अर्जुन वो पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवाता है। दवाई लेकर घर आता है। माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खा लेना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि राधा पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ, तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। अर्जुन की माँ दवाई खा लेती हैं और सो जाती हैं। सुबह 11 बजे राधा मीरा से कहती है। मीरा बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई हैं। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी हैं। उन्हें जगाकर बाहर ले आ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ।
मीरा दादी के कमरे में जाती है, पर दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है, माँ तुम्हें बुला रही है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ। जब मीरा के बहुत उठाने पर भी दादी नहीं उठती, तो वो राधा को बताती है। राधा कमरे में जाकर देखती है तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, माँ जी। अर्जुन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद वो राधा से बोला, राधा, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। राधा उस कोठरी को बंद कर देती है। अर्जुन की माँ के देहांत को 1 महीना बीत चुका था, पर अर्जुन के हालात अभी भी खराब थे। एक दिन वो राधा से बोला, राधा, मुझे लगता है कि मुझे अब खेती का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन अर्जुन काम ढूंढने निकला, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। निराश होकर वो लौट रहा था, तभी उसने करण को किराने की दुकान पर बैठे देखा। अर्जुन भाई, अरे ओ अर्जुन भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं करण भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ अर्जुन भाई, खेती में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी खेती का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है करण भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अर्जुन घर आकर राधा को सारी बात बताता है। राधा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूँ। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं? हाँ हाँ राधा, बताओ। अजी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी। अगर आप कहें तो मैं घर से कचौड़ियाँ बनाकर दे दिया करूँगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई कचौड़ी की दुकान नहीं है। आपकी कचौड़ियाँ बहुत बिकेंगी, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम यह कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगी या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता राधा, लेकिन ठीक है, तुम मुझे कचौड़ियाँ बनाकर दो और मैं उसे बेचकर देखता हूँ। लेकिन राधा, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास कचौड़ी की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। हम कचौड़ी की दुकान कैसे खोलेंगे, और तुम तो जानती हो गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, यह आपने बिल्कुल पते की बात कही। राधा थोड़ी देर सोचती है और खुश होकर कहती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपनी सोने की चूड़ियाँ उतार कर दी थी। वो चूड़ियाँ अभी भी मेरे पास जैसी की तैसी रखी हैं। ऐसा करते हैं, हम उन्हें बेच देते हैं और उसी से कचौड़ी की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं राधा, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उन्हें नहीं बेच सकते। उन चूड़ियों में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। राधा अपनी सोने की चूड़ियाँ बेचकर दे देती है। अर्जुन चूड़ियाँ बेचकर कचौड़ी के लिए सारा सामान खरीद लाता है। देखो राधा, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे कचौड़ियाँ बनाकर दे दो और मैं तलकर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। अर्जुन ठेला ले आता है और कचौड़ी की दुकान लगाता है। कचौड़ियाँ ले लो, कचौड़ियाँ, गर्मागर्म कचौड़ियाँ, एक बार खाकर देखो मेरी गर्मागर्म स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। शुरू में अर्जुन की दुकान पर इक्का दुक्का ग्राहक ही आते थे। अर्जुन बहुत चिंतित था। राधा, जिस तरह से मेरी कचौड़ी की दुकान चल रही है, वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरी कचौड़ी कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए।
भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक हफ्ता बीत गया पर हालात नहीं सुधरे। एक दिन अर्जुन घर आया। राधा, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। अर्जुन कोठरी खोलकर माँ के पलंग पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ दिखाई दी। अर्जुन बेटा, मायूस मत हो। मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि कचौड़ी का सारा सामान यहाँ लाकर रखो। तुम देखना तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारी कचौड़ी कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी यह माँ। अर्जुन जागकर राधा को सब बताता है और वे सारा सामान कोठरी में रख देते हैं। अगले दिन अर्जुन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। शाम तक सारी कचौड़ियाँ बिक गईं। तुम्हें पता है राधा, आज मेरी सारी कचौड़ियाँ बिक गईं, बल्कि कम पड़ गई थीं। वे लोग कोठरी में गए तो देखा कि सारा सामान वैसा का वैसा रखा था। वे समझ गए कि यह उनकी माँ का आशीर्वाद है। 6 महीने बीत गए और अर्जुन की दुकान बहुत मशहूर हो गई। उसने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट खोल लिया। करण अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगा। एक दिन उसने अर्जुन और राधा की बात सुनी। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। राधा, अगर इस कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारा सारा सामान रखने से वो खत्म नहीं होता, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। अच्छा, तो अर्जुन की कामयाबी का यह राज है। अर्जुन अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। ना कोठरी रहेगी और ना ही अर्जुन कामयाब होगा। रात को करण ने चोरी से कोठरी में आग लगा दी और भाग गया। पूरा घर जलने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए और मुखिया उन्हें अपने घर ले गए। अगले दिन मुखिया ने पंचायत बुलाई। अरे भाई अर्जुन, यह पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है। तुम उस पंचायत में आओ। मैं वही बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। शाम को पंचायत में मुखिया ने सीमा मौसी को बुलाया। हाँ सीमा मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था। किसने अर्जुन के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं राधा के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को अर्जुन के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल अर्जुन के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलटकर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो करण ही था। क्यों भाई करण, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा। तुम माफी के लायक नहीं हो करण, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। यह मेरा दोस्त है। मैं मानता हूँ कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूँ। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहाँ पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी माँ की कोठरी को वापस बना लूंगा। अर्जुन ने करण को माफ कर दिया। उसने अपने लिए पहले से भी बड़ा घर बनाया और अपनी माँ की कोठरी को फिर से बना दिया। बाद में उसने करण को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब कचौड़ी वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई।